हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए। साथ ही आने वाले एग्जाम जैसे कि पीटीईटी, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, रीट, सेकंड ग्रेड इत्यादि में आने की पूरी पूरी संभावना है। साथियों, इन प्रश्नों के आंसर आप सभी कमेंट में जरूर लिखना। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। और यह रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो बालातल, बेराट, अहाड़ और बागोर। ताम्रवती नगरी के नाम से राजस्थान की किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़, ऑप्शन नंबर सी। अब बात आ गई अहाड़ की। तो आड़ से पिछले एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे कि अहाड़ कहाँ पड़ता है? तो आड़ उदयपुर में बनास नदी के तट पर पड़ता है। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि आर्य सभ्यता बनास नदी के तट पर विकसित हुई है और लगभग सभी सभ्यताएं नदियों के तट पर विकसित हुई। इसका कारण था क्योंकि वहाँ पर जल आसानी से प्राप्त हो जाता था। साथ ही इस सभ्यता का काल ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है और इस सभ्यता के उपनाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगटदूर और धूलकोट और बनास संस्कृति। और बनास संस्कृति तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये बनास नदी पर विकसित हुई थी। और ताम्रवती नगरी प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम ताम्रवती नगरी नाम से अंकित है। तो ये कुछ तथ्य थे जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहार जो सभ्यता है उससे उत्खनन यानी खुदाई में वो कौन सी सामग्री है जो बाह्य संपर्क यानी बाहरी संबंध था, यानी किसी दूसरी सभ्यता से आड़ का संबंध था। तो कौन सी सामग्री है जो खुदाई में मिली है वो बतानी है अपन को। तो ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली और टेराकोटा मनके। तो इसका राइट आंसर हो गया लेपिस लाजुली, ऑप्शन नंबर सी। यह लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर था जो कि आहाड़ और ईरान दोनों जगह से मिला है और इस पत्थर की वजह से अनुमान लगाया जाता है कि आड़ का संबंध ईरान की सभ्यता से रहा होगा। और साथ ही इससे जो उत्खनन से क्वेश्चन बनता है कि ये खुदाई का कार्य है, इस सर्वप्रथम किसने किया था? तो खुदाई का कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की और खुदाई का कार्य 1961 में एस.डी. सकलिया साहब ने सर्वप्रथम किया। और सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। और साथ ही एक चीज और बता दूं, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आहाड़ कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। जबकि शहरी सभ्यता कालीबंगा की सभ्यता थी जो कि हनुमानगढ़ में पड़ती है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लेपिस लाजुली, जो कि एक प्रकार का पत्थर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। ये जो बेराट है ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की और अंग राज्य की। तो ये जो नीचे वाले तीन दे रखे चेदी, चोल और अंग, ये तीनों राजस्थान से संबंधित नहीं है, लेकिन ये मत्स्य राज्य है ये राजस्थान से संबंधित है। कैसे है? क्योंकि बेराट जयपुर में पड़ता है और प्राचीन काल में इसी बेराट को विराटनगर कहते थे और विराटनगर मत्स्य राज्य की राजधानी थी जिसको वर्तमान में बेराट कहते हैं। और बेराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में। और ये जो मत्स्य राज्य है, ये मत्स्य राज्य की जो सीमा थी वो राजस्थान के 5 जिलों से संपर्क करती थी। वो 5 जिले कौन कौन से थे? सबसे प्रमुख जिला तो हो जाएगा अपना जयपुर, फिर अलवर, फिर उसके बाद आ जाता है करौली, भरतपुर और टोंक। ये 5 जिले थे जिसमें मत्स्य राज्य की सीमा फैली हुई थी। साथ ही बेराट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, जैसे कि ये बेराट कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? 1936 में दयाराम साहनी द्वारा इसका खुदाई का कार्य किया जाता है। अब बात आ गई खुदाई की। तो खुदाई में बेराट के अंदर कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और बीजक डूंगरी। और ये बीजक तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 1837 में कैप्टन बर्ट, कौन? कैप्टन बर्ट ने यहाँ से अशोक का बाबरू शिलालेख जो कि मौर्यकालीन
और बौद्ध संस्कृति के अवशेष थे। साथ ही यहाँ से भारत में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा इससे क्या क्या मिला है, इसके अलावा यहाँ पे कुल 36 मुद्रा मिली है। 36 मुद्रा क्या मिला है, बेराट की पहाड़ी से, बेराट सभ्यता से क्या मिला है, 36 मुद्रा, जिसमें 8 तो चांदी की पंचमार्क मुद्रा हो गई और 28 इंडो ग्रीक मुद्रा हो गई, इन 28 में भी 16 राजा मिनेंडर जो कि ईरानी देवता है, इनकी मुद्रा मिलती है। यानी टोटल 36 में से 8 चांदी की पंचमार्क और 28 इंडो ग्रीक और 16 राजा मिनेंडर की। यह थी अपनी सामान्य जानकारी बेराट से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें से ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे इनके साथ के साथ में इनको रिवाइज करने से क्या है, ये ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए याद रह जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो अपना ये सूरसेन है, ये सूरसेन राजे है, इसकी राजधानी क्या थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो अपना क्वेश्चन है, पोतीखाना संग्रहालय स्थित है, ये पोतीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये पोतीखाना संग्रहालय अपना जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कौन करवाएगा? इसका निर्माण करवाएगा सवाई मानसिंह। कौन? सवाई मानसिंह। और इस पोतीखाना संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है? इसमें चित्रकला तथा विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों का समृद्ध साहित्य जो कि मूल प्रतियों के रूप में सुरक्षित है। और ऐसा ही संग्रहालय राजस्थान में और भी है, जैसे पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, ये इसी श्रेणी के पुस्तकालय है जो कि राजस्थान में नहीं की बल्कि भारत में भी ये अपना स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो कि 5 भागों में विभक्त है। कुंभा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो कि 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। कौन सा ग्रंथ है वह? सूड प्रबंध, राजवल्लभ, संगीत राज और संगीत मीमांसा। तो इसमें से कुंभा द्वारा रचित वह ग्रंथ जो कि 5 भागों में विभक्त है, कि किस ग्रंथ के 5 भाग हैं? तो वो हो जाएगा अपना संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग। अब संगीत राज के 5 भाग कौन कौन से हैं? संगीत राज के 5 भाग, एक तो पाट्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश, और लास्ट में आता है रस रत्न कोश। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, जैसे कि किसी भी संगीत की चीज़ है तो संगीत को अपन पहले तो पढ़ेंगे, फिर गाएंगे, फिर उसके साथ वाद्य बजेगा, फिर नृत्य करेंगे, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हो जाएगी तो रस मिल जाएगा। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे पाट्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये हो गए 5 भाग। और देखने की बात यह है, जैसे मतलब महाराणा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि संगीत राज, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, चंडी शतक। लेकिन इन सभी ग्रंथों में से जो संगीत राज है अपना, इस संगीत राज सबसे वृहत और सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ था, जो कि किसको समर्पित है? ये शास्त्रीय संगीत को समर्पित है, जो कि 5 भागों में विभक्त है। और साथ ही एक जानकारी और दे दूं कि ये जो कुंभा है, महाराणा कुंभा है, इनकी एक पुत्री थी। कौन थी? पुत्री, जिसका क्या नाम था? रमाबाई। उसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? वागेश्वरी। वागेश्वरी क्यों माना जाता है? वागेश्वरी नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये संगीत प्रेमी थी, और संगीत प्रेमी होने के कारण इतिहास में प्रसिद्ध रही, इसीलिए इसे वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक, वास्तुकला यानी भवन, गढ़, दुर्ग, इन आदि के निर्माण को वास्तुकला कहते हैं। तो इनका जनक कौन माना जाता है? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा राज सिंह। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? महाराणा कुंभा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आगे महाराणा कुंभा की बात। तो क्यों माना जाता है इसको राजस्थानी वास्तुकला का जनक? तो इसका एक उल्लेख मिलता है, ये जो अपना वीर विनोद ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद ग्रंथ, जिसके लेखक है कवि राजा श्यामल दास। तो इन्होंने लिखा है कि मेवाड़ के कुल 84 ग्रंथ, 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, उनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। उनमें से प्रमुख दुर्ग जैसे कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान दुर्ग, बोमट का दुर्ग आदि, और कई जर्जर दुर्गों का निर्माण करवाया। इसी कारण से महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहा जाता है। यह था अपना क्वेश्चन का राइट आंसर बी,
महाराणा कुंभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी जो है ये कब हुआ था? 1576 में कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। इसमें अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया? जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह और शाहबाज। तो इसका राइट आंसर हो गया मान सिंह। ये कहाँ का था? ये जयपुर का था। ये कहाँ का था? जयपुर का था। और जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, इस युद्ध को इतिहासकारों ने अलग अलग उपनाम दिए, जैसे अब्दुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और साथ में एक क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर देना कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582। और किन किन के मध्य हुआ था? ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और सुल्तान खां, जो कि एक मुगल किलेदार था जिसने दिवेर के किले पर अधिकार कर रखा था। तो इस दिवेर के किले को कब जीता था इन्होंने? 1582 में। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसी दिवेर के युद्ध से अपने हारे हुए ठिकाने को जीतना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसीलिए इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये कुछ तथ्य थे। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसको 2 डेटें मिलती है, एक तो 18 जून और एक 21 जून। तो ये 18 जून डेट एग्जाम में पूछी गई है और 21 जून भी पूछी गई है, लेकिन ये अलग अलग मिलती है। राजस्थान बोर्ड की किताब में इसकी 18 जून डेट मिलती है और 21 जून हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में 21 जून डेट मिलती है। दोनों एग्जाम में नहीं आती, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं पूछी गई है, तो ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। सन 1857 की क्रांति है, उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 4, 5, 6 और 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो 6 कौन कौन सी थी? 6 कौन कौन सी थी वो देखते हैं हम। वो 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। इन सैनिक छावनियों की एक ट्रिक आती है, जैसे एन के बैंड। अब इनसे क्या क्या बनता है? जैसे एन से नसीराबाद, के से खेरवाड़ा और बी से ब्यावर और ए से एरिनपुरा और एन से नीमच और डी से देवली। एक के से कोटा नहीं बनती, जबकि यहाँ पे गलती हो जाती। कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी यहाँ पे बहुत सशक्त क्रांति हुई थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो ये अपना क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर हो गया 6। अब इस ट्रिक से ये याद रखने की ट्रिक है कि कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब इसे आप भूलोगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कोटा राज्य के 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बार पूछा गया है और यहाँ से है ना, हर एग्जाम में जहाँ जहाँ भी क्रांति का टॉपिक दे रखा है ना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और ऐसे ही सेम डिटो छापता है। अब इसके ऑप्शन में उलझा देगा, जैसे राम सिंह, विजय सिंह, कुशल सिंह, राम सिंह, हरदयाल मेराब खां और जयदयाल और मेराब खां। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये दोनों वो वीर योद्धा थे, वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कोटा में मेजर बर्टन का सिर काटा तो काटा, पूरे कोटा शहर में घुमाया था। और साथ ही यहाँ पे आम जनता ने भी क्रांति में भाग लिया और 6 महीने तक यहाँ पे जनता का शासन रहा और यहाँ का शासक था राम सिंह, जिसको किले में नज़रबंद कर दिया। और ऐसी क्रांति अगर राजस्थान में हर जगह हुई होती तो शायद आज़ादी बहुत पहले ही मिल जाती। तो ये था अपना जयदयाल और मेराब खां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। जबकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा कहाँ गया था? उदयपुर में ये ग्रंथ लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी चीज़ है, अजमेर से जब ये ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था तो कौन सी भाषा में होता है? तो इसका 1889 यानी स्वामी की मृत्यु के पश्चात इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है। और कौन सी भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी
1883 में। कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी, एक राजा थे जोधपुर के जसवंत सिंह, जिनकी प्रेमिका थी नन्ही जान, जिन्होंने इनको षड्यंत्र के तहत जहर दे दिया था। तो अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जैसे कि उदयपुर में परोपकारिणी सभा 1883 में स्थापना की, और इन्होंने 4 बातों पे मुख्य रूप से ध्यान दिया था, जैसे स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। इन 4 शब्दों को इन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्व दिया। और साथ ही स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना तथा स्वदेशी वस्तुओं पर सर्वप्रथम बल दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ जानकारी थी जो आप ध्यान में रखना, और इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के साथ में उससे संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ लेने से बार बार रिवाइज होती रहती है चीज़ें, तो वह हमेशा अपन को एग्जाम तक याद रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में कब? सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? अजमेर, जोधपुर, ब्यावर और वर्धा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर, जोधपुर, ब्यावर और वर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना वर्धा। मित्रों कमेंट में आंसर बताना, ये वर्धा कहाँ पे पड़ता है। ये तुम्हारे लिए छोड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्धा कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में वर्धा में हुई थी। और ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इनकी स्थापना करने में 3 लोगों का हाथ था। एक तो था विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और एक हरिभाऊ किंकर। और इन्होंने वर्धा में जाके महात्मा गांधी के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और क्यों की थी? क्योंकि इसका उद्देश्य था राजस्थान सेवा संघ का कि जागीरदार एवं उनकी प्रजा के बीच में मैत्री स्थापित करना, यानी अच्छे संबंध बनाना, यह था इसका उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया? किस समाचार पत्र ने विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया? कहां पे? भारत में। बिजोलिया किसान आंदोलन कहां हुआ था? राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसको भारत में चर्चित किसने बना दिया? विजय सिंह पथिक ने। किसके माध्यम से? कौन सा पत्र था वह? यंग इंडिया, मराठा, प्रताप और केसरी। तो वह पत्र था प्रताप। और ये प्रताप पत्र कहां से निकलता था? कानपुर से। कहां से निकलता था ये? कानपुर से। तीसरी चीज है, इसको कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्र में इस आंदोलन की घटना को जोरों जोरों से छाप रहे थे। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस टाइम पे? विजय सिंह पथिक। तो यह आंदोलन भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, 2018 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? पत्रकारिता का यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का केंद्र कौन था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। बताओ इसमें कौन सा शहर पत्रकारिता का केंद्र था? तो वो हो जाएगा अपना अजमेर। कौन सा शहर? अजमेर। अजमेर राजपूताना की शक्ति का केंद्र था। कब? जब स्वतंत्रता आंदोलन राजस्थान में चल रहे थे। इसका पता इस चीज से लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे राजपूताना के अंदर अजमेर से 1 दर्जन से भी अधिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। वो कौन कौन से थे? जैसे राजपूताना के नाम से ही थे बहुत सारे, जैसे राजपूताना गजट, राजपूताना गजेटियर, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना समाचार, राजस्थान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, नवीन राजस्थान, और एक था दैनिक नवज्योति। इतने सारे पत्रों का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था? अजमेर से। तो राजस्थान में वो कौन सा शहर था जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास और दामोदर दास राठी। यहाँ पे एक शब्द आया राठी, और यहाँ पे एक शब्द आया लोहा। और राठी और लोहा एक ब्रांड होता है लोहे का, राठी।
तो इससे इस क्वेश्चन को अपन याद रखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा दामोदर दास राठी। राजस्थान के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? दामोदर दास राठी। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक उद्योगपति थे। कौन थे? उद्योगपति थे। और इन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। साथ ही लोकहित में विद्यालय, कॉलेज और ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। और इनका जन्म पोखरण जैसलमेर में 1884 में हुआ था। इसलिए ये राजस्थान के लौह पुरुष कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, दामोदर दास राठी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। और इसकी स्थापना कब की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की? तो ये 1944 में। इसकी डेट भी कई बार पूछी जाती है। 1944 में किसने की थी? जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला भोगीलाल पांड्या 1944 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? बेंगू, दूधवाखारा, बिजोलिया और सिरोही। कृषक यानी किसान आंदोलन। राजस्थान में कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम यानी प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया। और बिजोलिया कहाँ पड़ती है? बिजोलिया पड़ती है भीलवाड़ा में। और ये बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयवल्ली। क्या नाम है? विजयवल्ली। और यहाँ पे कौन सी जाति के लोग थे? कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के। और तीसरी चीज है, ये आंदोलन होने का क्या कारण था? बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, इसका क्या कारण था? क्योंकि यहाँ पे 84 प्रकार की लाग बाग कर यहाँ के जागीरदारों ने किसानों पे थोप रखी थी। इसी कारण इन्होंने आंदोलन किया। जैसे कि राव कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ने चौरी कर तथा पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधवाई। और एक यहाँ पे प्रथा चलती थी कूता प्रथा। ये कूता प्रथा से क्या करते थे? कर वसूल करते थे। जैसे किसी खेत में खड़ी फसल को देखकर अनुमान लगा लिया जाता था कि इसमें कितना अनाज निकलेगा। तो इसी प्रथा को क्या बोलते हैं? कूता प्रथा। इसी से परेशान होकर किसानों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एक ही आंदोलन। विजय सिंह प्रतीक, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत और गोपाल सिंह खरवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। और ये मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसकी शुरुआत हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। एक तहसील पड़ती है रासमी, और उसमें एक स्थान पड़ता है मातृकुंडिया स्थान, जहाँ पे मेला भी लगता है। तो वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था सामंती शोषण का विरोध तथा आदिवासियों में एकता स्थापित करना। सामंती शोषण का विरोध तथा आदिवासियों में एकता स्थापित करना। साथ ही इस आंदोलन के उपनाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्योंकि ये आंदोलन भील क्षेत्र में होता, और भील क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोमट। और भोमट में चलने के कारण इसे भील भोमट आंदोलन भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको याद रखना, ध्यान रखना। इसको दूसरा नाम क्या है? भील भोमट आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, यानी राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र क्या था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। और ये बूंदी जो चित्रकला शैली है, इसकी दो विशेषता थी। एक तो ये प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी, यानी प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति से संबंधित ज़्यादा चित्र उकेरे गए हैं। साथ ही पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। और यहाँ पे एक चित्रशाला है जिसका निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। ये तीनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है। यह बूंदी शैली की विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? जो बिजोलिया है इस ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह, राव कृष्ण सिंह और अशोक परमार। तो ये नीचे वाले तीनों हैं, पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह और ये केसरी सिंह। ऊपर वाले तीनों, तो ये तीनों तो बाद के यहाँ के जागीरदार है, जो कि ये तो अत्याचार करने वाले शासक थे। इन्हीं के कारण से तो आंदोलन हुआ था। लेकिन अशोक परमार एक वीर शासक था, और इसी ने इस जागीर को अपनी वीरता के दम पे पाया था। कैसे पाया था? क्योंकि सांगा ने खानवा का युद्ध में अशोक परमार ने वीरतापूर्वक साथ दिया था।
और इसी की वीरता से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलियों की जागीर भेंट की थी। और एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर एक 8 खंभों की छतरी पड़ती, उसका निर्माण भी कौन करवाता है? अशोक परमार। तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन हो जाएगा? अशोक परमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया? ये जो अपना राजस्थानी शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, उसका निर्माण किसने किया? बांकीदास, श्यामल दास, दयाल दास, सीताराम लालच। तो पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम लालच। और तीसरी चीज है, जो राजस्थानी शब्दकोश है, इसमें 2 लाख शब्द, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, राजस्थानी व्याकरण, यानी राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ शब्दकोश, जिसमें 2 लाख शब्द है, और एक राजस्थानी व्याकरण ग्रंथ, 2 ग्रंथ लिखे। और इन्हीं के कार्य से, मान कार्य से भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही राजस्थानी साहित्य अकादमी ने इनको साहित्य मिनीसी, ये 2 पुरस्कार से इनको नवाजा गया। और साथ ही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इनको राजस्थानी जुबा की मसाल का, यानी राजस्थानी भाषा के एक तरह से है राजस्थानी शब्दों के जादूगर थे। तो ये थे सीताराम लालच। चलते हैं, और ये कहाँ के निवासी थे? ये मूलतः जोधपुर के निवासी थे। सीताराम लालच मूलतः जोधपुर के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो गया सीताराम लालच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से वीर सच्चाई ग्रंथ की रचना किसने की? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें वीर रस मिलेगा, और ये वीरों की धरती रही है राजस्थान। तो इनको लिखने वाले कौन थे? मुनियत नैनसी, मुंशी देवी प्रसाद, और सूर्यमल मिश्रण, और कन्हैयालाल शेटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण कहाँ से थे? ये बूंदी के राम सिंह हड़ा के दरबारी थे। राव राम सिंह शासक था बूंदी का, उसके दरबारी कवि थे, जो कि ये बूंदी के हरना गांव के रहने वाले थे। और इनको वीर रस अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वीर रस की रचना लिखी। और साथ ही वीर सच्चाई में 700 दोहे है। कितने दोहे है इसमें? इसमें 700 दोहे है, 700 दोहे है जो वीर रस के हैं। साथ ही रचना कब लिखी गई थी? ये 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी योद्धाओं में वीर भावना का संचार करने के लिए इन्होंने वीर सच्चाई की रचना की थी। साथ ही इनके द्वारा अन्य ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे वंश भास्कर, और एक सतीरासो, दातु रूपावली, राम रंजाट, इनका शायद प्रथम ग्रंथ है ये, और बलवंत विलास आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। तो ये थी आज की क्लास, और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और सभी साथी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।